अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो एज ए इमरजेंसी, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि इमरजेंसी में मुझे क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मुझे क्या क्या पूछे, क्योंकि मैंने काम तो कर रखा है। मुझे वैसे तो प्रैक्टिकल सब आता है, लेकिन थ्योरेटिकल मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है, इंटरव्यू देने से आपको हेजिटेशन हो रही है कि इमरजेंसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि इमरजेंसी स्टाफ को पूछते हैं, और मे बी अगर आप एज ए इमरजेंसी स्टाफ इंटरव्यू देने के लिए जाए तो ज़रूर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड, इंटरव्यूज़ के रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ। एज ए इमरजेंसी स्टाफ सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो आपको अपने इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो जैसे ही आप जाते हो वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में बताना है। तो अपने बारे में आपको बहुत डीपली नहीं बताना है या बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है। आपको जस्ट अपना नाम बताना है और आप कहाँ से आए हो और आपने नर्सिंग कब पास आउट करी है, और नर्सिंग पास आउट करने के बाद आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर जो भी है वो आपको बताना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना है। अपनी हॉबीज़, अपने मम्मी पापा का नाम या मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं ऐड करना होता है। जस्ट आपको जॉब करनी है तो आपको अपने बारे में बताना है। जैसे आपको बोलना है माई नेम इज़ गुरी एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। आई हैव डन माई BSc इन 2023 एंड आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो बस इतना ही आपको बताना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना। तो बिल्कुल सिंपल रखना आपकी इंटरव्यू। तो उसके क्वेश्चन का सिलसिला जैसे वो शुरू करते हो तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो यही होता है कि नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होता है। तो वाइटल साइन के बारे में आपको उनको बताना होता है, और उनकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो बतानी होती है, जैसे पल्स, BP, टेम्परेचर, सैचुरेशन, पेन, सबके नॉर्मल जो भी वाइटल साइन होते हैं प्लस उनकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो बतानी होती है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको कैनुलेशन आता है, मतलब कैनुला लगाना आता है, क्योंकि इमरजेंसी में जैसे ही कोई पेशेंट आता है सबसे आपका पहला काम होता है उसको कैनुला लगाना। तो कैनुला लगाने के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगाते हैं। खैर वहाँ पे लगवा के तो वो नहीं देखते, लेकिन आपसे वो कलर कोडिंग पूछ सकते हैं कि कैनुला किस 20 का किस कलर का आता है, 26 का किसका आता है, और 24 का किसका आता है। और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कोई रोड एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है तो कौन सा साइज़ कैनुला प्रेफर करोगे। उसके बाद कैनुला साइट कहाँ पे लगा सकते हो वो आपको बताना है। कोई बर्न वाला पेशेंट आ गया तो कौन सा कैनुला लगाओगे, और एक्सटर्नल जुगुलर में कैनुला आपको लगाना आता है या नहीं। ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कैन्युलेशन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं प्रोसीजर्स के बारे में। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो कि आपसे वो पूछ सकते हैं। जो भी प्रोसीजर मेन हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में करते हैं उसके बारे में आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉक के बारे में, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई पेशेंट को शॉक देना पड़े तो क्या आपको शॉक देना आता है, कैसे शॉक देते हैं, कितने जूल से हम स्टार्ट करते हैं, वो सारा आपको बताना होता है। ठीक है, कि हम शॉक कैसे देते हैं, पेडल्स के साथ जेली लगाते हैं, फिर हम लोकेशन कहाँ पे रखते हैं, उसके बाद आप कितने जूल तक का शॉक दे सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है शॉक के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल लाइन के बारे में पूछ सकते हैं क्या आपको सेंट्रल लाइन डालनी आती है, या सॉरी डालनी नहीं, क्या डलवानी आती है। अगर आपको सेंट्रल लाइन डलवानी आती है तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें रेडी करते हो। अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालनी है तो फिर लोकेशन उसकी क्या क्या है, कहाँ पे सेंट्रल लाइन डाल सकते हो, तो वो आपको बताना है कि लोकेशन जैसे जुगुलर में डाल सकते हो, है ना, इंटरनल जुगुलर और फेमोरल में डाल सकते हो, उसके बाद सबक्लेवियन में डाल सकते हो, तो वो आपको उनको बताना है। उसके बाद फॉलिस कैथेटर कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना, वो आपको बताना है। और फॉलिस से सैंपल अगर आपको यूरिन का लेना है कल्चर तो कैसे लेते हैं वो आपको बताना होता है। तो इंटूबेशन के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि इंटूबेशन के दौरान मतलब इंटूबेशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट बेस्ट होते हैं, मतलब कौन कौन से पेशेंट जिसको हम इंटूबेट कर सकते हैं। तो वो आपको बताना है कि किसी को हाइपरकैपनिया हो, या किसी का GCS फॉल हो रहा है, या कोई किसी को सर्जरी के लिए लेना है अर्जेंट तो उसको इंटूबेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस होती है, बहुत सारी इंडिकेशंस होती है इंटूबेशन की जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटूबेशन के लिए क्या क्या सामान मतलब आपके पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रेडी करनी वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट सैम्पलिंग के बारे में अगर बात करें तो सैंपल लेने के लिए आपको पता होना चाहिए सैंपल कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, है ना। और ABG का सैंपल जो कि हर पेशेंट का ही हम बेचते हैं ईयर में इमरजेंसी में, वो आपको लेना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद CPR के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको CPR आता है, जो आपने CPR करा हुआ है, कैसे करते हैं, कितनी डेप्थ होती है, CPR की रेशो क्या होती है,
सीपीआर के बारे में हर एक चीज़ आपसे वो पूछते हैं। और उसके बाद ACLS और BLS का पूछ सकते हैं। ACLS का खास करके कि ACLS में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद राइल्स ट्यूब इंसर्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि राइल्स ट्यूब कैसे डालते हैं, उसकी कलर कोडिंग आपसे पूछ सकते हैं। वो आपको बताना होता है कि कलर, कौन से कलर की राइल्स ट्यूब, कितने नंबर की कौन सा कलर होता है। जैसे 14 का ग्रीन होता है, 16 का ऑरेंज होता है, 18 का रेड होता है ना, 12 का वाइट होता है। तो ऐसे आपको कलर कोडिंग भी याद रखनी है, कौन सी पोजीशन में डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस है उसकी, है ना। तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बाईपैप कैसे आप ऑपरेट करते हो और वेंटिलेटर के मोड क्या क्या होते हैं, वेंटिलेटर को कैसे हम चलाते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, तो कार्डियक अरेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करते हैं पेशेंट की, तो वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही आप इमरजेंसी में कई बार होते हो और एकदम से आप देखते हो कोई पेशेंट आता है जो कि बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है ना, और कई बार आप कैरोटिड पल्स देखते हो तो वो भी नहीं होती। तो आपको कार्डियक अरेस्ट को कैसे मैनेज करना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको सारी चीज़ें बतानी है कि कैसे हम कार्डियक अरेस्ट वाले को मैनेज करते हैं, CPR करते हैं, उसको इंटुबेशन करते हैं उसकी, और मतलब आप उसका एयरवे सिक्योर करते हो विद इंटुबेशन। तो मतलब जो भी चीज़ें कार्डियक अरेस्ट में हम करते हैं वो सारी चीज़ें आपको उनको बतानी है। तो मैं ये आपको सारी चीज़ शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। बहुत सारे और भी क्वेश्चन है और मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे किसी भी पॉइंट पे आपको दिमाग में ये चीज़ आए कि यार मेरे से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी, जहाँ आपने हो सकता है इंटरव्यू दी हो, आपसे क्लियर ना हुई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इंटरव्यू फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगी क्योंकि मैंने 60 से ज़्यादा स्टूडेंट की अभी तक इंटरव्यू क्लियर करवाई है। तो डेफिनेटली आपकी भी इंटरव्यू ज़रूर क्लियर करवाऊँगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोड अलग अलग हॉस्पिटल में हम यूज़ करते तो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोड ब्लू, कोड रेड, कोड येलो, कोड और कोड ऑरेंज, कोड पिंक, है ना, बहुत सारे कोड हम यूज़ करते हैं। तो सबका काम, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक कोड स्टेमी भी हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कोड स्टेमी जब आप करते हो और आप कौन कौन सी मेडिसिन देते हो कार्डियक मतलब MI वाले पेशेंट को, कोई प्राइमरी आता है तो क्या क्या मेडिसिन देते हो, लोडिंग डोज क्या होती है उसकी, फिर उसको पार्ट प्रिपरेशन करवा के कितने टाइम के अंदर आपको कैथ लैब में भेजना है ना, ये सारी चीज़ें। और उसके लिए क्या क्या करते हैं जैसे इको, ECG, ट्रोपाई, है ना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी होती है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कि कोई मान लो आप ER में हो और आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको अब्डोमेन पेन हो रही है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो मान लो मैं ही आपके पास एज ए पेशेंट आता हूँ, तो मुझे अब्डोमेन पेन हो रही है, तो आपका एज ए नर्स सबसे पहले आपके जो ड्यूटी है आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आते हो, मेरे साथ अपनी इंट्रो करते हो, उसके बाद आप मेरे वाइटल साइन चेक करते हो, उसके बाद आप पूछते हो मेरी प्रॉब्लम, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अब्डोमेन पेन हो रही है। तो कुछ भी करने से पहले आपको हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप हिस्ट्री लेते हो कि पेन आपको कब से हो रही है, पेन कहाँ पे हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन से भी हमें पता चल जाता है कि पेन कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है ना। कई बार एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो पेशेंट को होती है, लेकिन पेशेंट को होती है चेस्ट पेन जो कि हार्ट की पेन होती है, MI की पेन होती है, लेकिन वो मिमिक करती है एज ए एपिगैस्ट्रिक पेन। तो वो भी चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो कोई भी अब्डोमेन पेन हो तो आपको हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, पेशेंट ने क्या क्या मेडिसिन उसके लिए ली है, जहाँ वो ऑन मेडिकेशन तो नहीं है, पेन कब से हो रही है, वो कब से दवाई ले रहा है, जहाँ उसने कभी कोई दवाई यूज़ ही नहीं करी है, जहाँ अभी एक्यूट पेन है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ के डॉक्टर को बताना है। फिर डॉक्टर देन आके उनसे बात करके उनको मेडिसिन देगा, जो भी मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करते हैं वही आपको उसी अकॉर्डिंग देनी होती है। उसके बाद आता है हमारा ट्राइएज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ER में काम करते हो, क्योंकि हर बेड जो है एक कलर कोडिंग को दिखाता है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि हर बेड के ऊपर एक कलर कोडिंग बनी हुई है, जैसे किसी के ऊपर ग्रीन है, किसी के ऊपर येलो है, किसी के ऊपर रेड है और एक दो के ऊपर ब्लैक भी होती है। तो इसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई स्टेबल सा पेशेंट आता है आपके पास, जैसे कोई अब्डोमेन पेन वाला ही हम लगा लेते हैं, है ना, कोई पेशेंट आया स्टेबल सा, जहाँ मान लो किसी पेशेंट को थोड़ा फीवर हो गया है, वो आ गया, और उसके लिए आप रखोगे ग्रीन वाले पे जो कि माइनर पेशेंट है, तो जिसके लिए आपको बहुत ही अर्जेंट चीज़ें नहीं चाहिए होती है, जो कि आराम से पेशेंट हैंडल होने वाला है। उसके बाद एक येलो होता है, थोड़ा सा सिक होता है, माइनर से ऊपर ही होता है, मॉडरेट तक आप काउंट कर सकते हो, थोड़ा सिक होता है, उसको आप येलो वाले पे रखते हो। उसके बाद बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट जो
कभी भी मतलब अरेस्ट हो सकता है, तो उस पेशेंट को आप रेड वाले पे रखते हो, जिसके लिए आप हर चीज़ अर्जेंट बेसिस पे आपके पास होनी चाहिए। तो रेड वाले पे हमेशा वेंटिलेटर वगैरह हम अटैच करवा के रखते हैं, अटैच करके रखते हैं ना। और उसके साथ साथ आप क्रैश कार्ट, इमरजेंसी ट्रॉली, सारी चीज़ें रेड वाले के पास रखते हो, ताकि आपको कोई भी चीज़ की कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उनको दे सको। ठीक है। एक ब्लैक भी होता है, जब कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो ब्लैक वाले बेड पे हम रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईडी बैंड्स की। अलग अलग आईडी बैंड जो कि हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी में। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उसको आप एक आईडी बैंड लगाते हो। कौन सा आईडी बैंड लगाना है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई बिल्कुल स्टेबल सा पेशेंट है जो कि आप जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हो, तब आप आईडी बैंड वाइट वाला यूज़ करते हो। तो मतलब मैं अपने हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, मोस्टली यही कलर कोडिंग यूज़ करते हैं हर जगह पे। तो जो वाइट वाला आप यूज़ करते हो, कोई भी पेशेंट है जो बिल्कुल जनरल पेशेंट है और जनरल वार्ड में जा रहा है, तो उसके लिए वाइट यूज़ करते हो वार्ड वाले को। उसके बाद कोई वल्नरेबल पेशेंट है जो कि आईसीयू में जा रहा है, कोई भी आईसीयू, जितने भी आईसीयू पेशेंट होते हैं सारे ही खैर वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए आप यूज़ करते हो ब्लू बैंड। और उसके बाद आपके पास कोई पेशेंट है जो कि जिसको सीकेडी पेशेंट है, जिसको फिस्टुला बना हुआ है, या नो प्रिक, जिसको डॉक्टर ने बोला है कोई प्रिक नहीं करना है इस साइड पे। अगर मान लो लेफ्ट साइड पे फिस्टुला बना हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि लेफ्ट साइड पे प्रिक नहीं करना, तो आप येलो आईडी बैंड लगाते हो। तो येलो आईडी बैंड आप दूर से कोई दूसरा स्टाफ देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट का नो प्रिक है इधर, और हो सकता है पेशेंट को फिस्टुला बना हुआ। तो उस पर आईडी बैंड पे आप पेशेंट का नाम, आईडी प्लस पेशेंट का फिस्टुला लिख सकते हैं। जैसे अगर फिस्टुला प्रेजेंट है तो फिस्टुला लिख सकते हो, अगर पेशेंट को नो प्रिक है तो नो प्रिक लिख सकते हो। उसके बाद जो बैंड आता है हमारा ग्रीन, जो कि हमें दिखाता है कि किसी पेशेंट को किसी भी चीज़ से एलर्जी है। अगर आपने पेशेंट को आईडी बैंड ग्रीन लगा रखा है तो दूर से आपको देख के पता चल जाएगा कि पेशेंट को एलर्जी है, लेकिन किस चीज़ से है वो आपको आईडी बैंड से दिखेगा, क्योंकि हम आईडी बैंड पे लिखेंगे कि पेशेंट एलर्जिक टू, अगर पेंसिलिन से है तो पेंसिलिन, या जिससे भी है। तो एक रेड वाला बैंड हम लगाते हैं जिसके ऊपर होता है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन कोई भी पॉजिटिव पेशेंट होता है, चाहे वायरल पॉजिटिव जिसका भी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो HCV पॉजिटिव हो, चाहे HIV हो, चाहे वो HBsAg हो, तो उसके लिए हम रेड वाला जो बैंड है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद कोई एक्सपायर पेशेंट हो जाता है तो उसके लिए हम एक जो आईडी बैंड होता है वो ब्लैक वाला यूज़ करते हैं। ये कुछ मेन आईडी बैंड जो मैंने आपको बताया, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ GI ब्लीड, आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई GI ब्लीड वाला पेशेंट आ गया तो कैसे मैनेज करोगे, या कोई पेशेंट है जो पॉइजन पी के आ गया तो कैसे मैनेज करोगे, कोई MLC वाला पेशेंट है तो कैसे मैनेज करोगे या क्या क्या चीज़ें करोगे, कोई MI वाला मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला हार्ट अटैक वाला पेशेंट है तो कैसे मैनेज करोगे। तो हार्ट अटैक की तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है, क्या करना है। MLC वाले की बात करें तो MLC वाला जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व करना होता है उसमें, और कोई भी आपको ट्रीटमेंट तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक पुलिस वाले नहीं आते, पुलिस केस नहीं होता है। उसके बाद आपको अंडर MLC हमेशा उसकी एडमिशन होती है, और जो भी फिर उसके बाद आप जो भी इलाज करना है उसके बाद स्टार्ट करते हो। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कोई पेशेंट आ गया जिसने पॉइजन पिया हुआ है ना, तो क्या मैनेजमेंट उसकी क्या करोगे आप। तो कोई भी पॉइजन वाला पेशेंट आता है तो सबसे पहला आपका यही काम है कि पेशेंट को राइल्स ट्यूब डालनी है। राइल्स ट्यूब डाल के पेशेंट को आपको क्या करना है, गैस्ट्रिक लवाश, तो आप 500 या 1 लीटर के साथ NS जो है वो राइल्स ट्यूब के थ्रू पेशेंट के अंदर डालते हो, और उसके बाद उसको अंडर ग्रेविटी आप जो है वो कनेक्ट कर देते हो, ताकि जो सारा जितना भी NS है और सारा जो भी अंदर माल मसाला है वो सारा बाहर आ सके, जो भी पॉइजन वो बाहर आ जाता है ना। तो पॉइजन बाहर आ जाता है तो पेशेंट के बचने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बहुत लेट हो गया तो फिर तो चांसेस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। तो ये था पॉइजन का। तो उसके बाद अगर बात करें डिफिब के बारे में, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि डिफिब को कैसे ऑपरेट करते हो। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिफिब को ऑपरेट करना मैंने अपनी वीडियो में पूरा बता रखा है, तो वीडियो आप पूरी ज़रूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो उसमें मैंने लाइव आपको बताया हुआ है कि डिफिब को आप कैसे चलाते हो, डिफिब के कौन कौन से मोड होते हैं, 3-4 तरीक़ों से हम डिफिब को अलग अलग यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएगी। तो उसके बाद प्रेग्नेंट विक्टिम कोई आता है उसके लिए आप क्या केयर करते हो वो चीज़ आपसे पूछेगी। उसके बाद कई बार आपको एम्बुलेंस पे बाहर भी जाना पड़ सकता है किसी पेशेंट को लेके, ठीक है, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशंस के लिए, चाहे रेडियोलॉजी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, है ना, या किसी पेशेंट को छोड़ने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में। तो लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप एम्बुलेंस में जाते हो, जितना भी स्टाफ होता है सब लड़ते रहते हैं कि मैं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं।
यही कुछ क्वेश्चन थे इमरजेंसी के लिए। बाकी फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिर भी इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, या आपको डाउट है अपने ऊपर, या हो सकता है आपने पहले इंटरव्यू दी है, आपके अंदर डर बैठ गया हो कि मैं पता नहीं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर करनी है, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट की इंटरव्यू फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करवा दी है। और आप अगर आपको एक्सपीरियंस है आपके लिए तो बहुत ही और ईजी हो जाएगा अगर आप मेरा कोर्स ले। और कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है मेरा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो मैसेज आप तभी करना अगर आपको कोर्स लेना है, अगर कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे एज ए ईयर स्टाफ। तो आई होप कि हर चीज़, हर डाउट आपका ज़रूर क्लियर हुआ होगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।